नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्म राइज के बारे में। 1990 में एक कपल है जो नाइजीरिया से आया था, जिसका नाम चार्ल्स और वेरोनिका था। वो दोनों को एक बच्चा पैदा होता है, इसका नाम फ्रांसिस है, और बुरा फाइनेंस होने की वजह से उन्हें अपना शहर लेगोस छोड़ के आना पड़ता है एक बेटर लाइफ पाने के लिए टर्की में। उस कपल को बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं क्योंकि वो अपने बच्चे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि वो इस नए शहर में सेटल नहीं हो पा रहे हैं और उन्हें ग्रीस जाना पड़ता है। ग्रीस में वो पैसे कमाना शुरू करते हैं और बहुत सारे पैसे तो नहीं कमा पाते, लेकिन उनकी लाइफ टर्की के मुकाबले बेटर होती है। ये लो कॉस्ट रेजिडेंट वेरोनिका वहाँ पर अपने तीसरे बच्चे को जन्म देती है, जहाँ पे वो लोग अपने लीगल स्टेटस के बारे में बात करने लग जाते हैं। वो रेजिडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन इमिग्रेशन इशू की वजह से उनकी ये रिक्वेस्ट काफ़ी टाइम से प्रोसेस में होती है और उनका पासपोर्ट उनसे छीन लिया जाता है। क्योंकि स्टेट इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल देती है, इसलिए 2004 में वो दोनों टोटल 5 बच्चों के साथ वेरोनिका को वहाँ से निकाल देते हैं और उन्हें उनके घर से निकालकर स्ट्रीट्स पर फेंक दिया जाता है। वो दोनों वहाँ पर डिफरेंट तरह के सुवेनियर बेचना शुरू करते हैं ताकि वो टाइम एंड अगेन पैसे कमा सकें। उन्हें भागना पड़ता है पुलिस से क्योंकि वो लोग इलीगली वहाँ रह रहे हैं, लेकिन वो फैमिली फिर भी खुश है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ में है। अब वो अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ प्लान रोज करते हैं और सोचते हैं कि उन्हें इस कंट्री से बाहर चले जाना चाहिए। कोई भी दिन बुरा से बुरा हो, वो एक दूसरे के साथ खुश हैं और एक दूसरे के लिए शुक्रगुजार हैं। वेरोनिका बहुत क्रिएटिव है और अपने मैनेजिंग करने के लिए जो एक्सपेंसेस हैं उसके लिए वो सॉकर बॉल खरीदती है अपने बच्चों के लिए। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो नाइजीरिया में हैं वो जे और चौका को बड़ा भगवान मानते हैं और चार्ल्स भी उनके पीछे अपने बेटे को फुटबॉल सिखाता है। वो उसे मेंटालिटी सिखाता है कि कैसे फैमिली के लिए हमेशा सैक्रिफाइस करना पड़ता है और सबको साथ मिलकर चलना चाहिए, तभी सब लोग खुश रह सकते हैं। कि अगर एक फैमिली लाइफ में स्कोर करेगा तो पूरी फैमिली स्कोर करेगी। सिंस वो सब लोग लड़के होते हैं और वो ग्रीस से पैदा होते हैं, तो उनके लोकल नाम लिखे जाते हैं। थेनोसिस, जिनियासिस, कोटास और अलेक्सेंड्रोस। 2007 में थेनोसिस और जिनियासिस आधे बड़े हो जाते हैं और अब वो लोग टाइम से चार्ल्स को पसंद करना शुरू कर देते हैं। चार्ल्स बात करता है कि कैसे उसे सॉकर बहुत पसंद है और मिनी सॉकर फील्ड के अंदर वो यूजुअली वहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट में फुटबॉल ही खेलते हैं। एक दिन थेनोसिस और जिनियासिस को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि वो बास्केटबॉल गेम खेलने जाएं और वो बाकी किड्स को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत लंबे हैं, इसलिए बाकी बच्चे उन्हें खेलने के लिए इनवाइट तो करते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके रूल्स क्या हैं, इसीलिए उनके साथ खेलने में उन्हें बहुत मुश्किल होती है। जिनियासिस और थेनोसिस फिर भी कोशिश करते हैं कि वो गेम के रूल्स सीख जाएँ और उनको गेम का फ्लो समझ में आ जाए। बाकी जो बच्चे हैं वो उन्हें इनवाइट करते हैं कि वो उन्हें कोर्ट में आके ज्वाइन करें, जो फिलिप आइडियोसिस को ओन करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बास्केटबॉल टीम जो ग्रीस में थी वहाँ पे फ्री ट्रेनिंग सेशन हेल्ड करती है और पूरी हिस्ट्री के दौरान बहुत कम ही अफ्रीकन लोग हैं वहाँ पे जिन्हें बास्केटबॉल के अंदर सक्सेसफुल माना जाता है और बास्केटबॉल एथलीट्स वो बन पाते हैं। पहले हैं सफ्राकिस सोरोंटिडिस और कैमरूनियन जो वहाँ के रेजिडेंट हैं ग्रीस के, और सेकंड है हकीम ओलिवियन जो लेजेंड है ह्यूस्टन रॉकेट्स के और वो 2 बार NBA जीत चुके हैं। कोइंसिडेंटली एलेहो एक नाइजीरियन है, जैसे थेनोसिस हैं और जिनेसिस है। उनके अंदर ये सब जानकर स्पिरिट आ जाती है बास्केटबॉल बेटर खेलने की और वो इस प्रॉब्लम से लड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें समझ में आता है कि 1 घंटा और 30 मिनट के अंदर उन्हें वहाँ पर फिल्म एथलेटिको कोर्ट में पहुँचना है ताकि वो वहाँ जाकर नए कोच से वो सेशन सीख सकें। वो दोनों बहुत डरे हुए हैं कि उनके पिता उन्हें पकड़ लेंगे, क्योंकि उनके पिता की रुचि फुटबॉल में है और बास्केटबॉल में नहीं है। उनका जो स्टेटस है इलीगल इमिग्रेंट्स वाला, उस वजह से भी बहुत परेशान है, क्योंकि उन्हें आते जाते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो अपनी तरफ किसी का ध्यान आकर्षित ना करें। लेकिन वो घर से बाहर निकलने के लिए बहुत डेस्परेट है अपना फ्यूचर बनाने के लिए, तो वो निकल जाते हैं। थेनोसिस और जिनेसिस जब कोर्ट तक पहुंचते हैं तो वहाँ जाने के लिए वो लोग मेट्रो बस लेते हैं और ट्रिप के बीच में बस में उन्हें एक राइटर्स का ग्रुप मिलता है जो उनकी प्रेजेंस को समझ जाता है और वो राइटर्स देखता है उन दोनों को और इमीडिएटली उनके साथ पंगा लेने की कोशिश करता है। वो रेड करते हैं, चिल्लाते हैं और सबको परेशान कर देते हैं। इस वजह से वो इस
डेंजर को एस्केप नहीं कर पाते और अपने डेस्टिनेशन को पहुंचने से पहले ही फंस जाते हैं। जैसे तैसे करके वो उस डेस्टिनेशन से बाहर निकलते हैं और अपने मंजिल पर पहुंचने के बाद वो कोर्ट के अंदर जाते हैं। कुछ बच्चों को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बास्केटबॉल, और मिस्टर टाकीज हैं जो वहाँ पर कोच है। उनका जो अराइवल है देखने के बाद उन्हें बड़ा स्ट्रेंज सा लगता है, क्योंकि बहुत लंबे हैं थेनोसिस और जेनेसिस, लेकिन उन्हें प्रे करने के लिए परमिशन दे देते हैं। मिस्टर टाकीज उन्हें रिमाइंड करते हैं कि उन्हें एक लेटर ऑफ परमिशन अपने मम्मी पापा से लेकर आना होगा अगले सेशन में, ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। मिस्टर टाकीज उन्हें सिखाते हैं कि मिड रेंज शूट्स कैसे मारते हैं। थेनोसिस जो हैं वो उनकी बॉडी को बहुत फ्लेक्सिबल समझता है, इसीलिए उसके लिए वो करना ईजी है, जो जेनेसिस के लिए नहीं है। जेनेसिस की बॉडी अभी भी बहुत स्टिफ है, लेकिन वो अभी भी ट्राई करना चाहता है, और वो अभी घर जा ही रहे होते हैं कि उन्हें एक बास्केटबॉल दी जाती है और कहा जाता है कि परमिशन लेटर लेकर ही कल आना। वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं इस चीज़ के बारे में और अपनी मदर को बोलते हैं कि ये फॉर्म को साइन कर दें। जो उनके पेरेंट्स को जब पता चलता है कि उन्होंने क्या चीज़ को ढूंढा है, वो उनके पेरेंट्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें डांटते हैं। चार्ल्स को बहुत डर लगता है कि अगर वो टीम में नाम आ जाता है उनका, तो उन्हें इमिग्रेशन के लिए रिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो उसे साइन करने की बजाय वो फॉर्म को फाड़ देते हैं और थेनोसिस और जेनेसिस को पनिशमेंट देते हैं। लकीली जो उनकी मदर है वो बहुत सिंसियरली चाहती है कि उनके बच्चों को ये फॉर्म भरा जाए, तो वो अपने हस्बैंड को कन्विंस करती है। चार्ल्स फाइनली उस फॉर्म को जोड़कर उसे साइन कर देता है और अगले दिन थेनोसिस जो हैं और जेनेसिस हैं वो वापस ट्रेनिंग ग्राउंड पर आते हैं। इस समय उन दोनों को ड्रिबलिंग सिखाई जाती है, वो बॉल को समझते हैं, जेनेसिस एस सीखते हैं और उसके बाद वो सारे इंस्ट्रक्शंस को इजीली फॉलो कर लेते हैं जो कोच ने दिए हैं। जियानस अभी भी स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि वो अभी भी स्टिफ है, लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ उसके बारे में ये है कि वो प्रैक्टिस करने पर जल्दी चीज़ें कैच कर लेता है और अभी भी कोच को उससे इंटरेस्ट है सिखाने में। कोच उन्हें फास्ट ब्रेक टीम से इंट्रोड्यूस करते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्हें कैसे अपने एक्टिव को डिफेंस में कन्वर्ट करना है और ऑफेंस लेना है सिर्फ 8 सेकंड के अंदर। कैसे सब चीज़ें एक्टिंग से रिबाउंड हो जाती हैं और सारे डिसीजंस को बहुत फास्ट लेना होता है। थेनोसिस ये बात समझ जाता है और उसको ये इंकरेज करने की कोशिश करता है कि उसका भाई भी ये सीख जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फराका जो है वो फ्रांसिस के कांटेक्ट में आता है और नाइजीरिया में उनसे प्रॉमिस करता है कि एक दिन उनकी पूरी फैमिली यूनाइट हो जाएगी। अपने एक बच्चे को दूर छोड़कर वेरोनिका इस बात से बहुत परेशान थी, फिर भी पूरी फैमिली कोशिश करती है कि वो अपना स्टेटस एज इलीगल इमिग्रेंट्स हटा दे। चार्ल्स जो है अपने लेबरर की तरह जॉब करता है और केयर टेकिंग करता है बूढ़े लोगों की नर्सिंग होम के अंदर, और उनके 2 बच्चे जो हैं वो रुकी बास्केटबॉल के अंदर खेलते हैं और वो उनका मिशन है। अब उन्हें अपनी फैमिली की डिग्निटी बढ़ाने के लिए कुछ बेटर करना होगा। जैसे जैसे वक्त बीतता है, जियानिस भी अमेजिंग हो जाता है अपनी भाई की परफॉर्मेंस को देखकर और वो भी सीख जाता है। एक दिन चार्ल्स उनकी ट्रेनिंग पर जाता है और मिस्टर टाकीज से बात करता है। कोच समझते हैं कि थेनोसिस रेडी है ग्रीक लीग में खेलने के लिए। कोइंसिडेंटली काफ़ी सारी टीम्स जो हैं वो इंटरेस्ट दिखाती हैं थेनोसिस के अंदर और उन्हें चांस देना चाहती हैं ग्रीक नेशनल टीम में खेलने का। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और बहुत परेशान भी हो जाता है सेम टाइम पर। उनको कंसर्न है कि उनके बच्चे ऊपर तो पहुंच जाएंगे, ऊपर राइज कर जाएंगे, लेकिन जो उनकी एग्जिस्टेंस है एज इलीगल इमिग्रेंट्स वो एक्सपोज हो जाएगी और उन्हें देश से बाहर फेंक दिया जाएगा। इस प्रेशर की वजह से चार्ल्स फाइनली एक्सेप्ट कर पाता है कि जो पेनारोए का प्रपोजल है उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों की खुशी किसी भी चीज़ से बढ़कर है। ग्रीक सी बास्केटबॉल लीग के अंदर इंटेंड किया जाता है नए लोगों को रिक्रूट करने के लिए। अब थेनोसिस जो है उसे एक चेक दिया जाता है जहां उसे साइन करना होता है फैमिली के लिए। ये सब बातें सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जो प्रिंसिपल हैं वो चार्ल्स से कहते हैं कि उनकी फैमिली में से एक बंदा स्कोर करेगा तो पूरी फैमिली स्कोर करेगी। ये बात वो उसे रिमाइंड कराते हैं कि चार्ल्स ने कही थी। ये सब लोग रिमाइंड करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, सिटी में आते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो 2 बास्केटबॉल शूज़ खरीदेंगे थेनोसिस और जेनेसिस के लिए, सिंस दोनों को एक पेयर की ज़रूरत है। लेकिन उनके पास इतना कैश ही नहीं होता कि वो दोनों चीज़ें खरीद सकें और वो प्लान को कैंसिल कर देते हैं। पेनारोसिस को पता चल जाती है और वो थेनोसिस की फैमिली को वहाँ पे बुला लेता है जो इलीगल इमिग्रेंट है उस चीज़ के रिस्क के बारे में बात करने के लिए। अब हम देखते हैं कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते और पनिशमेंट उन्हें मिलती है फेडरेशन से रिक्रूटमेंट की। अब हम देखते हैं कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को रिक्रूट नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्हें विड्रू करना पड़ता है और थेनोसिस हार्ट ब्रोकन हो जाता है। इस टाइम पे जेनेसिस उसे सपोर्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और तुम्हारा नाम तो थेनोसिस है, तुम्हारा नाम पर तो पूरी दुनिया चलती है।
तुम अपनी फैमिली का ऑनर बचा लोगे। और जेनासिस की ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यू होती है। जेनासिस और भी अच्छे से ट्रेनिंग करता है और प्रैक्टिस करता है, अपने शॉट्स को समझता है, ड्रिबलिंग करता है, रिबाउंडिंग करता है। और इस चीज़ को देखकर जो चार्ल्स है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और उसे कहता है कि उसके दोनों बच्चों के सपने पूरे होने चाहिए। क्योंकि चार्ल्स खुद एक फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर है, तो वो जानता है कि सपने की क्या कीमत होती है। फिर वो आकर बच्चों को सरप्राइज़ करता है और कहता है कि वो आधे दिल से कुछ नहीं करना चाहता था, तो इसलिए अपने बच्चों के लिए वो नाइकी एयरफोर्स वन की शूज़ लेकर आता है, जो उस समय बास्केटबॉल प्लेयर्स पहनते थे। वो दोनों को ही वो शूज़ देखने के बाद बहुत खुशी होती है और वो डिज़र्व करते हैं वो प्राइज़ जो उनके पिता ने उन्हें ला कर दिया है। थेनासिस और जेनेसिस वेट नहीं करते कल तक का अपने शूज़ पहनने के लिए, और रात में ही वो लोग बारिश में शूज़ पहन के प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। उनके पास वो बॉल्स और वो जो शूज़ है वो गीली हो जाती हैं, लेकिन वो वन ऑन मैन मैच करते हैं। अब वो दोनों देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे जो इलनेस है उसके अंदर वो आ जाती है चार्ल्स के अंदर कुछ समय के बाद। हम देखते हैं कि इलीगल रेजिडेंस की वजह से वहाँ पर वो इलाज भी नहीं करा पाता है, और उस टाइम पे जो वो है बिल्कुल मना कर देता है बाहर जाने के लिए। उसे वो जो रेजिडेंस का जो परमानेंसी है वो भी नहीं मिलती, वो मना कर देती हैं, जो एज एन एम्प्लॉय उसे मिलनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो स्टाफ है वो इमिग्रेशन को ब्लंटली बोल देता है कि जो आपका करंट स्टेट है, हमारी कंट्री आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, कोई चांस नहीं है कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। फिर हम देखते हैं कि ट्रायल मैच जो है वो कैरी आउट होता है, जेनासिस खेलना शुरू करता है, उसे चांस मिलता है खेलने का। और हम देखते हैं कि जो स्किल्स हैं वो जेनासिस की बेटर हो गई हैं, लेकिन वो इतना अच्छा भी नहीं खेल पा रहा जितना उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कोच उससे ऑफन एंग्री रहते हैं क्योंकि वो लगातार गलती करता रहता है। और हम ये देखते हैं कि जेनासिस कंटिन्यू करता है अपने आप को पुश करने के लिए हाईएस्ट लेवल पे। वो अपने आप के अंदर मैजिक जॉनसन का वो क्लिप देखकर उत्साह भर लेता है, जो वो बास्केटबॉल खेलने से पहले हर रोज़ देखता है। वो उसे सिखाता है कि उसे कभी भी हार नहीं माननी है। 2011 में कुछ समय के बाद ये बच्चा एक डिसेंट बास्केटबॉल प्लेयर बन जाता है और उसके जंप शॉट्स देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि वो बेटर हो गया है। इस टीम के अंदर वो कॉन्स्टेंटली खेलने की कोशिश करता है। जो उसका कॉम्बिनेशन है वो थेनासिस जितना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाकी लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एक दिन 2 स्काउट्स आते हैं उन्हें रिव्यू करने के लिए, और जो टैलेंट है नए प्लेयर्स का उनमें से एक वहाँ पे जेनासिस और थेनासिस को रिकमेंड कर देता है। उस समय वो दोनों बहुत ही बढ़िया खेल रहे होते हैं और मैच के फाइनल मिनट्स में असिस्ट को वहाँ पर एक इंजरी लग जाती है और उसकी वजह से उसका एंकल स्ट्रेन हो जाता है और उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है थेनासिस से। अब थेनासिस को लीडर पोजीशन दी गई है और उसका भाई भी वहाँ खेल रहा है। जब वो लोग ये देखते हैं तो जना अपनी मेंटालिटी दिखाता है एज अ लीडर, और वो काफ़ी सारे असिस्ट को संभालता है और काफ़ी सारे स्कोर्स कर देता है। हम देखते हैं कि उसी टाइम पे वो अपनी डिफेंसिव स्किल्स के साथ पूरी मैच को जीत जाता है और उसकी पूरी टीम खुश हो जाती है। वो जो 2 स्काउट्स हैं यहाँ पे अभी भी आर्ग्यू कर रहे होते हैं थेनासिस और जेनासिस के बारे में, पर पाको जो है वहाँ पे एंड अप हो जाता है वहाँ पहुँचने के, लेकिन वो थेनासिस और जेनासिस दोनों को एक साथ रखना चाहते हैं। उन दोनों का वहाँ पे हॉरस एलेफ्थेरिया जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है उनसे। वहाँ पे चार्ल्स जो है वो खुद भी आता है और इंटरेस्टेड होता है उन दोनों बच्चों के अंदर। हम देखते हैं कि उसके बाद पाको के अंदर, एचो के अंदर और उन पहले वाले 2 स्काउट्स के अंदर कंपटीशन हो जाता है कि कैसे उनमें से कौन इनको लेकर जाएगा। पाको कहता है कि वो लोग पार्टनर्स नहीं हैं, लेकिन वो बहुत इन्फ्लुएंशियल स्काउट है ग्रीक लीग का, और आपस में वो उनकी लड़ाई के बाद वो अलग अलग हो जाते हैं। चार्ल्स को ये बात कन्वे की जाती है कि वो जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं, और हैप्पीली हॉरस का ऑफ़र वो एक्सेप्ट कर लेता है। हॉरस उसे प्रॉमिस करता है कि वो अच्छे से काम करेगा और उन दोनों बच्चों को स्काई रॉकेट के अंदर पहुंचाएगा। जो जियानिस है उसे बेटर लीग में लेके जाया जाएगा। कुछ टाइम के बाद हैरिस जो है वहाँ पर आता है और जियानिस के घर पे उसे रिपोर्ट करता है कि उन्हें कांटेक्ट किया जा रहा है ग्रीक टीम के द्वारा, और पाको ने उसके कहा है कि कोई टीम वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए हैरिस चाहता है कि इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें लाने के लिए फाइबर रीजनल ट्राई आउट्स में लेके जाया जाए। फीबा यानी फाइबर रीजनल ट्राई आउट्स एक इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है जो यूजुअली स्काउट्स के थ्रू यूरोपियन टीम्स में अटेंड करवाने के बाद उन्हें रिक्रूटमेंट देती है। अगर जेनासिस वहाँ पर सक्सेसफुली रिक्रूट हो जाता है तो उसकी फैमिली को एक बहुत अच्छा स्टेटस मिलेगा और अटेंशन मिलेगी, और चार्ल्स अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लेता है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि उन लोगों का जैकपॉट लग जाता है, क्योंकि वो लोग अब इस रिस्क के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि जो जियानिस है उसके रोल की वजह से उन्हें अपना पोजीशन समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्हें अब एक बेटर लाइफ मिलने वाली है। वो रियलाइज़ करते हैं
कि उसे अगर और भी ज़्यादा ट्रेनिंग मिल जाएगी तो जिनासिस को टीम में जगह मिल जाएगी, उस टीम में जहाँ पे वो ओवरनाइट बास्केटबॉल कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। हम देखते हैं कि प्रैक्टिस सेशन के बाद वहाँ पर अब टाइम आ गया है फाइबर रीजनल ट्राई आउट्स का, और जिनासिस जो है वो बाकी सारे प्लेयर्स के साथ वहाँ पर खेलता है। और हम देखते हैं कि जो सारे प्लेयर्स हैं वहाँ पे पुट टुगेदर किए गए हैं एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने के लिए। बहुत सारी फैमिलीज़ वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आई हैं, और स्पेशली जब उसके दोनों पेरेंट्स वहाँ पे आते हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है। हाँ, वो देखते हैं कि वो काफ़ी एंक्शस है, और मैच के दौरान चार्ल्स जो है वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ से चला जाएगा कोर्ट से, और वो बाहर चला जाएगा। मैच इटसेल्फ वहाँ पे चल रहा होता है, और जिनासिस कोशिश कर रहा होता है अच्छे से खेलने की, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की। अंटिल कुछ टाइम के बाद वहाँ पर थनासिस आता है और उसने फादर को बुलाता है और उन्हें न्यूज़ देता है कि जिनासिस ने फ्लॉलेसली खेला, उसने पूरे मैच को डोमिनेट किया और जो मैच है वो बहुत बढ़िया गया। चार्ल्स वापस कोर्ट में जाता है, अपने बेटे को कंग्रेचुलेट करता है, और सेम टाइम पे हॉरेस जो है वो बिजी है अपनी ड्यूटीज़ कैरी करने के लिए। वो आता है, उसे गुड न्यूज़ देता है कि एक स्पेनिश टीम है जिसका नाम बास्केट ज़ारागोजा है, और वो जिनासिस को तैयार है साइन करने के लिए। अब वो ग्रीक टीम जो है अभी भी वरीड होती है कि अपना स्टेटस ऑफ रेजिडेंसी कैसे संभाला जाएगा, लेकिन जो स्पेनिश टीम है वो बहुत मेंटेन्ड होते हैं और वो रेडी हैं इसको रिस्क को लेने के लिए, और वो रेडी हैं प्रिपेयर करने के लिए वीज़ा जिनासिस के लिए, और विलिंग है कि उन्हें एक डाउन पेमेंट ऑफ 10 दी जाएगी कॉन्ट्रैक्ट मनी में से। जिनासिस नहीं चाहता कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर जाए, और उससे कहा जाता है कि वो अपनी फैमिली को साथ लेके आ सकता है या नहीं। ज़ारागोजा हेरेसिस रिटर्न आते हैं, नेगोशिएट करते हैं, और वहाँ पे एंक्शसली वेट करने के बाद और उसने बताता है कि सरप्राइजिंगली पाको जो उनके घर तक आया था, और वो इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुनता है सीधा बास्केट ज़ारागोजा की टीम से। पाको उन्हें बताता है कि जो ग्रीक बास्केटबॉल टीम्स हैं उन्होंने माइंड चेंज कर लिया है, और वो उन्हें फ्री मनी 5000 यूरोज़ दे रहे हैं और इन्वाइट कर रहे हैं जिनासिस को अपने ऑफिस में। पाको कहता है कि उन्हें कुछ पैसे मिले हैं और कुछ ऑफर्स मिले हैं ग्रीक टीम से जो बहुत ब्रेव इनफ हैं, जो जिनासिस को रिक्रूट करना चाहती हैं और उन्हें मनी प्रोवाइड करके परमानेंट रेजिडेंसी प्रोवाइड करना चाहती हैं वीज़ाज़ के साथ। जो सारे मेंबर्स हैं वो ये बात समझते हैं। फिर पाको उन्हें कहता है कि जो हैरिस है उसे भूल जाएं, और उस मोमेंट में उन्हें टेम्पटेशन तो आती है ऑफ़र की, लेकिन वो फाइनल डिसाइड करते हैं कि वो जैसे डिस्कस किया गया था इस बारे में नहीं चलेंगे। चार्ल्स को टेम्पटेशन होती है उस ऑफ़र से और ग्रीक टीम्स की, क्योंकि जिनासिस को अगर वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है उस ऑफ़र के थ्रू तो ग्रीक टीम्स की गारंटी के साथ साथ वो साथ में भी रह पाएंगे। पर जिनासिस को बुरा लगता है हॉरेस को छोड़ने के बारे में। वेरोनिका को ये चीज़ गलत लगती है, अगर वो अपने मदद करने वाले लोगों को ही भूल जाएंगे तो वो किस काम के हैं। उन्होंने वर्क हार्ड किया है, साथ में रहे हैं, और वो दोनों लोग किचन में जाके बात करते हैं। चार्ल्स कॉन्फिडेंटली अपने सारे पैसे पाको को वापस दे देता है और उसे कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। रिजेक्ट होने के बाद पाको काफ़ी डिसअपॉइंटेड और एंग्री होता है और अपनी कार की तरफ उतारते वक्त कहता है कि वो उन्हें रिपोर्ट कर देगा इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को। कुछ समय के बाद हैरिस वहाँ पर बड़ी न्यूज़ लेकर आता है और इन्फॉर्म करता है कि ज़ारागोजा ने उन्हें गारंटी नहीं दी है कि वो उनका ध्यान रखेंगे, और एडा कॉम्बो फैमिली वीज़ा के अंदर उन्हें एक चीज़ के अंदर बस एक ही चीज़ मिली है कि जिनासिस को ड्राफ्ट लिस्ट में डाल दिया गया है MBA के अंदर। अब हम देखते हैं कि जो हॉरेस है वो जिनासिस की प्रोफाइल वीडियो को बनाता है और एक फेलो एजेंट को अमेरिका में भेजता है जहां वो लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। जिनासिस इमीडिएटली इंक्लूड हो जाता है MBA के ड्राफ्ट लिस्ट के उसके अंदर। उस साल की कॉन्ट्रैक्ट में ज़ारागोजा हैरिस को वहाँ पे ऑल रिलीज़ किया जाता है एक क्लोज, जहाँ पर कि वहाँ पर एक MBA टीम है जो इंटरेस्टेड है। वो जिनासिस को रिक्रूट करने के लिए इमीडिएटली उसे अमेरिका जाना होगा बिना स्पेनिश लीग में खेले हुए। NBA टीम जो है वो सर्टनली गारंटी करती है कि वो प्लेयर की फैमिली के फाइनेंसेस का ध्यान रखेगी और उन्हें प्रोवाइड करेगी अमेरिका के अंदर। ऑल्दो इस चीज़ के अंदर रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर वो सिलेक्ट नहीं हुआ ड्राफ्ट के अंदर तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा और उसे स्पेन वापस आना होगा अपनी फैमिली और दूसरी जगहों से दूर, और शायद वो एक्सपोज भी हो जाए और कभी वो प्रॉपरली नहीं रह पाए और उन्हें बहुत सारा परेशानी हो जाए। जो वीज़ा है उनकी फैमिली का वो नहीं लग पाया, लेकिन फिर भी वो मैनेज करते हैं जानने के लिए कि सब डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर उन्हें एक टेम्प्रेरी वीज़ा मिल जाता है। एडा टेल उनको करता है कि वहाँ पे एक ग्रीक स्पेलिंग के अंदर लिखा हुआ है वीज़ा, और उन्हें कोम्पो में चेंज कर देता है। आज यानिस अकम्पनीड करा जाता है थानेसिस और होरेस के द्वारा, और फिर लोग वो डिपार्ट कर जाते हैं एयरपोर्ट से और न्यूयॉर्क जाते हैं जहाँ वो बड़े मिशन के अंदर हैं NBA ड्राफ्ट में सिलेक्ट होने के लिए और अपनी पूरी फैमिली को यूनाइट करने के लिए। अब नई कंट्री में फ्रांसिस के साथ वो लोग वहाँ पे अराइव करते हैं
उन्हें वहाँ पर केविन स्टैंडिपटिस एक एजेंट वहाँ पे वेलकम करता है और अमेरिकन लीग जो है वहाँ पे हैरिस का कोलीग भी होता है जो विजिट कर रहा होता है बड़ी मेट्रोपोलिस को, और ये एक्सपीरियंस उसके लिए काफ़ी नया होता है। जिनासिस और थेनासिस जो हैं, स्पेशली जिनासिस जब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहुँचता है तो प्लान करते हैं कि अगले दिन वो जो स्ट्रैटेजी है ड्राफ्ट की वो कैसे खेली जाएगी और कैसे वो लोग वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं नाइकी शूज़ वाली कंपनी से उसी शाम को। जिनासिस को बिलीव ही नहीं होता कि नाइकी जो है वहाँ पे उनसे बात कर रहा है कंपनी से, और शायद उन्होंने वो मीटिंग में वही शूज़ पहने हुए हैं। वो बताता है कि कैसे वहाँ पे पॉसिबिलिटी है जिनासिस की एंडोर्समेंट के अंदर काम करने की, और कैसे कंपनी जो है वो NBA ड्राफ्ट डे पर सारे सेंटर ऑफ द अटेंशन में बास्केटबॉल फैंस को देखती है। सारे बास्केटबॉल फैंस वहाँ पर आए हुए हैं उस इवेंट पर, और वो देख पा रहे हैं एक वंडर किड्स को खेलते हुए ब्रिलियंटली। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे यूनिवर्सिटी लीग से, इंटरनेशनल टीम से आए हैं और अपने करियर्स में प्रो हैं। NBA हॉरस और केविन हिमसेल्फ वहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो जिनासिस है उसे नंबर बिटवीन 12 to 15 मिल जाए। वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पे फिलाडेल्फिया के, ऊटा के, जैज, न्यू ऑरलिन्स पेलिकन्स एंड मिकामी बक्स के लोग भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। उसी शाम को हम देखते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव है नाइकी का वो वहाँ पे आता है, जिनासिस से एक्सप्लेन करता है कि उनकी सेलिंग पॉइंट क्या है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स। जिनासिस को फील होता है कि उसके अंदर कोई खास सेलिंग पॉइंट नहीं है कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स, और फिर उन्हें बोलता है कि जो उसकी फैमिली है उनका बैकग्राउंड ये है। उन्हें बताता है कि वो एक इमिग्रेंट है, कैसे वो लोग पॉवर्टी के ब्रिंक पर रहे हैं और उसके पास कभी शूज़ भी नहीं थे और उसे अपने भाई से बहुत सारी चीज़ें मांगनी पड़ती थी। ऑफन ओवरनाइट कोर्ट में रहना पड़ता था और सुबह सुबह ट्रेनिंग के लिए आना पड़ता था। ये सब चीज़ें उसकी इंटेग्रिटी पे बेस्ड हैं, उसकी स्ट्रगल, उसकी रॉयल्टी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो नाइकी रिप्रेजेंटेटिव है ये सारी स्टाइल सुनकर वो बहुत टच हो जाता है और उसे लेटर इन्फॉर्म करती है वो कि जो उन्हें न्यूज़ है मिल गई है, ड्राफ्ट डे फिनिश हो गया है। NBA ड्राफ्ट डे अराइव होने के बाद वो एक नीट सूट पहनता है और जिनासिस एंटर करता है रूम को और कोशिश करता है कि सबकी तरफ स्माइल करे, लेकिन 76 ईयर्स वहाँ पर ऑनेस्ट पोटेंशियल देखते हैं, लेकिन उसे रेडीमेड प्लेयर चाहिए होते हैं, जैसे ओक्लाहोमा सिटी थंडर को चाहिए होते हैं और यूटा जैज को चाहिए होते हैं। वो जज करते हैं कि जिनासिस अभी भी बड़ी गेम के लिए तैयार नहीं है, और एक लंबी कॉन्वर्जेशन के बाद जॉन हैमंड GM ऑफ मिल्वॉकी बक्स जो है वो इंटरव्यू करता है और उन्हें फाइनेंशियल माइंडसेट पता चलता है इन टर्म्स ऑफ गेम। उन्हें समझ में आता है कि जो जॉन हैमंड है वो इंडियन इंटरेस्टेड है और वो उससे बात करता है ओपनली। जिनासिस अभी भी चाहता है कि वो उसे ट्रेनिंग मिले और वो वहाँ पर पेनिट्रेट कर पाए एनिमी के डिफेंस में, और ये सारे इश्यूज को वो सॉल्व कर पाए अपने रेजिडेंसी इशू के साथ। और वो कहता है कि ये सब बहुत रिस्की है, लेकिन उसके पास प्रॉमिस करने के अलावा और कुछ नहीं है। वो वहाँ पे डेविड स्टेम जो है स्टेप अप करते हैं, पोडियम पे अनाउंस करते हैं, ड्राफ्ट को मूवमेंट देते हैं, और मोस्ट थ्रिलिंग मोमेंट के अंदर उनके अंदर जिनासिस पता चलता है कि ये उसके करियर की शुरुआत ही नहीं है बल्कि उसके सर्वाइवल की बात भी है। जो पहला प्लेयर ड्राफ्ट होता है NBA के लिए वो है एंथनी बेनेट, एक कैनेडियन प्लेयर। उसका करियर काफ़ी स्मूथली नहीं चल रहा होता। सेकंड है विक्टर ओलाडिपो, जो कि वहाँ पे करियर बेटर खेल रहा होता है बेनेट से, और उसने NBA ऑल स्टार में सेवरल टाइम खेला होता है। ओलाडिपो जो है वो एक नाइजीरियन डिसेंडेंट है, उसका नाम कई बार मेंशन हुआ है और वो 14th प्लेस तक आया है, बट याजा's नेम अभी तक यहाँ नहीं आया था। हम देखते हैं कि सब लोग बहुत नर्वस हैं और स्पेशली पूरी फैमिली जो ग्रीस में है वो विटनेस करती है पूरे इवेंट को। लास्ट टीम जो है वो मिल्वॉकी बक्स है, जिन्होंने ना ही हॉरेस का और ना ही केविन का कोई भी कॉन्टैक्ट रिसीव करा है। बट उसके बाद डेस्टिनी जिनासिस का नाम ड्राफ्ट में डालती है 15th प्लेस पर। वो मिल्वॉकी बक्स को ज्वाइन करता है और टीम वहाँ पे उसे NBA एलीट लीग में लेकर आती है। ये टीम जो है बेस्ट प्लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। वो मैनेज करता है इस सब सक्सेस को पाना, और उसकी फैमिली जो है वो वापस आ जाती है। उसका बड़ा भाई फ्रांसिस भी अमेरिका आ जाता है। इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। ये कहानी है उन लोगों के बारे में जो कभी गिव अप नहीं करते हैं, जो मेहनत करते रहते हैं और जिनका लक्ष्य है अपनी फैमिली को जोड़ के रखने का और अपने ड्रीम्स को पूरा करने का। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये मुफ्त है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।